वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थ्रिल क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये क्लास 4 है और सहायक उर्दू अनुवादक का। इससे पहले मैंने 3 क्लास आप लोगों को दे दिया हूं और 3 क्लास के बाद मैंने एक मॉडल सेट दिया था प्रैक्टिस सेट के लिए, जिसमें 100 नंबर लेके आया गया था। और ये जो मॉडल सेट था वो आपका पीटी एग्ज़ाम के लिए था। ठीक है, तो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके उसे आप पहले देख लें और उसके बाद फिर जाके आप इसे देखिएगा। ठीक है, तो बगैर किसी देरी का चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। और हर क्लास के अंदर मैंने लास्ट में आप लोगों को HW देते हैं, तो आप लोग HW कॉपी पे अपने नोटबुक पे लिख कर और उसे क्या करना है कि आप लोगों को बनाना है। जब दूसरा वीडियो आप लोगों को मिले तो उससे मैचिंग कर लेना है और अपने 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 आप को जांचना है कि हाँ हम कितना आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, कितना मेरे अंदर ग्रोथिंग कर रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ को जांचेंगे और डेली आप मतलब क्लास जितना भी मिल रहा है आप लोगों को, ठीक है, तो एक तरफ से मिल रहा है और मिलने के साथ जो है एक तरफ से आप थोड़ा थोड़ा करते हुए चले जाइए। ज़्यादा हम यहाँ पे नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा आप करते जाइएगा तो ऑटोमेटिक है कि धीरे धीरे आपके अंदर ग्रोथिंग आ जाएगा। तो बगैर किसी देरी का चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आपका पीटी एग्जाम का सिलेबस है और मेंस एग्जाम का सिलेबस है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। और क्लास का पीडीएफ अगर चाहिए तो फिर आप लोगों को टेलीग्राम चैनल से या व्हाट्सअप ग्रुप से आपको जुड़ जाना होगा, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर में मैं वहाँ पे लिंक डाल दिया हूँ, व्हाट्सअप ग्रुप का भी और जाकर टेलीग्राम चैनल का भी। तो आप उससे जुड़ के वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बगैर किसी देरी का हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये था आप लोगों का होमवर्क 3, यानी तीसरा क्लास के अंदर जो होमवर्क मिला था वो था। आई थिंक आप लोग बनाए होंगे और मैंने यहाँ पे तीनों का जो होमवर्क था मैंने यहाँ पे कर लिया। तो ये आप लोग अपना मैचिंग कर लीजिएगा। एक बार मैं पढ़ देता हूँ इसको। ठीक है, ये है कार्यालय। कार्यालय को उर्दू में कहा जाता है दफ्तर और इंग्लिश में कहा जाता है ऑफिस। उसके बाद न्याय। न्याय को उर्दू में कहा जाता है अदालत और इंग्लिश में कहा जाता है कोर्ट। उसके बाद विकास है। विकास को उर्दू में कहा जाता है फ्रोग और इंग्लिश में कहा जाता है डेवलपमेंट। उसके बाद है स्वीकृति यानी कि मंजूरी। उर्दू में कहा जाता है, इंग्लिश में कहा जाता है एक्सेप्टेंस। ठीक है, उसके बाद हिंदी में निर्देश है, यहाँ पे उर्दू में हिदायत कहा जाता है और इंग्लिश में कहा जाता है इंस्ट्रक्शन। ठीक है, उसके बाद संसद, जिसको अंग्रेजी में उर्दू में कहा जाता है पार्लियामेंट ही कहा जाता है और उसके बाद इंग्लिश में भी आप इसको पार्लियामेंट कह सकते हैं। उसके बाद विभाग हो गया। विभाग को आप कहिएगा महकमा, उर्दू में कहा जाता है, इंग्लिश में डिपार्टमेंट कहा जाता है या डिवीज़न भी हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद विज्ञापन है। विज्ञापन को कहा जाता है उर्दू में इश्तेहार और इंग्लिश में कहा जाता है एडवर्टिजमेंट। ठीक है, उसके बाद व्यवसाय। व्यवसाय को उर्दू में कहा जाता है रोजगार और इंग्लिश में कहा जाता है प्रोफेशन, है ना। तो प्रोफेशन आपका हो गया जाके व्यवसाय। उसके बाद आवेदन। आवेदन को उर्दू में कहा जाता है दरखास्त और इंग्लिश में कहा जाता है एप्लीकेशन। उसके बाद विधायक हो गया। विधायक को उर्दू में कहा जाता है कानून साज और इंग्लिश में कहा जाता है लेजिस्लेटर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे से आप लोगों का ये था उर्दू का सवाल था। इसके बाद यानी कि 1 नंबर पे आप लोगों का ट्रांसलेट था, लेकिन हम यहाँ पे पहले इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद उसको करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे चप्पल वप्पल। तो चप्पल है, दूसरा वप्पल में वप्पल कौन सा लफ्ज है। मैंने आप लोग को बताया था लफ्ज मौजू लफ्ज महमल के बारे में। लफ्ज मौजू वो होता है जो अपना माने रखता है, महमल वो होता है जो अपना माने महमल वो होता है जो अपना माने नहीं रखता। तो यहाँ पे 2 लफ्ज है, एक चप्पल है दूसरा वप्पल है। तो चप्पल एक माने है तो इस ये आपका मौजू हो गया। आप पूछा गया था आपका वप्पल के बारे में तो ये लफ्ज महमल के अंदर आ जाएगा। आंसर आपका लफ्ज महमल होगा। उसके बाद देखिए कुतुब खाना में लफ्ज मुफरद है या मुरक्कब है। तो ये एक लफ्ज लिखा हुआ कुतुब खाना में लफ्ज मुफरद है या मुरक्कब है। मैंने आप लोगों को बताया था कि मुफरद का मतलब अकेला होता है, तन्हा होता है और मुरक्कब का मतलब होता है एक से ज़्यादा। ठीक है, तो अगर एक से ज़्यादा लफ्ज से मिलकर कोई लफ्ज बनता है तो उस लफ्ज को हम मुरक्कब कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुतुब है यानी एक लफ्ज है, दूसरा लफ्ज है खाना, तो एक से ज़्यादा लफ्ज हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो लफ्ज है वो मुरक्कब लफ्ज है। ठीक है, नोट में एक चीज़ है यहाँ पे कि एक आंसर आप लोग को दूसरी या तीसरी दूसरी वीडियो के अंदर जो उसका होमवर्क जो कराया गया था उसमें एक आंसर आप लोगों को पुटअप जो है रॉन्ग चला गया था। जज्म का दूसरा नाम सुकून है, ना कि हरकत है। हरकत आप लोग नहीं लगाइएगा। ठीक है, तो जज्म का दूसरा नाम सुकून है, तो ये आपका आंसर सही आ जाएगा।
तो ये था आपका होमवर्क जो आप लोगों को पिछली क्लास में को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते, अब हम लोग देख लेते कि आगे क्या दिया हुआ। तो ये भी होमवर्क का ही पार्ट है। भारत की राजधानी कोलकाता थी, तो इसका उर्दू बनाना था और इंग्लिश भी बनाना था, लेकिन पहले हम लोग उर्दू बनाने के लिए, यानी कि हिंदी को उर्दू, उर्दू को हिंदी बनाने के लिए सीखेंगे और इंग्लिश का रूल हम लोग पहले समझेंगे, उसके बाद जाकर ट्रांसलेट उस पर काम करेंगे। ठीक है। तो भारत की राजधानी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हिंदुस्तान। क्या लिख सकते हैं? हिंदुस्तान। या आप अगर हिंदुस्तान की जगह पे भारत लिखना चाहते हैं तो आप भारत भी लिख सकते हैं। अगर आप लिखे हुए हैं भारत तो वो भी आपका ठीक है। हिंदुस्तान की राजधानी, तो भारत की राजधानी तो हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत। ठीक है। हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत, हुकूमत कोलकाता है। क्या है? कोलकाता। कोलकाता थी, है ना। तो हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत कोलकाता थी, ये आपका उर्दू बनेगा। मैचिंग आप कर लीजिएगा। उसके बाद बिहार की तारीख कदीम है, तो बिहार का आपको बिहार ही रखना है। उर्दू यहाँ पे हिंदी बनाना है, तो बिहार का बिहार हो गया। बिहार की, है ना, तारीख कहा जाता है इतिहास को। किसको कहा जाता है? इतिहास को कहा जाता है, इतिहास को, है ना। तो बिहार के इतिहास कदीम यानी कि प्राचीन है, प्राचीन है। ये आपका आएगा आंसर, आपको मिला लीजिएगा। उसके बाद है कि हमारा देश महान है, तो हमारा का हमारा ही आएगा। हमारा देश का आप लिख लीजिएगा मुल्क, हमारा मुल्क। महान का आप लिख लीजिएगा अजीम, है ना। है का आपका है ही आएगा, तो हमारा मुल्क अजीम है। उसके बाद हिंदुस्तान की कौमी जबान हिंदी है। अब इसको ट्रांसलेट करना तो हिंदुस्तान का आप हिंदुस्तान भी लिख सकते हैं, और नहीं अगर आपको भारत लिखना तो आप भारत भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भारत की, है ना, लेकिन यहाँ पे कौमी है ना, तो भारत का कौमी आपको कहा जाता है राष्ट्रीय। तो भारत की राष्ट्रीय नहीं, भारत का राष्ट्रीय। यहाँ पे ये आपका पुल्लिंग शब्द आ गया, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको इसको चेंजिंग कर लेना, का की जगह पे के की यूजेस किया जा सकता है। भारत का राष्ट्रीय। अब यहाँ पे कौमी जबान, तो कौमी जबान यानी राष्ट्रीय जबान मतलब भाषा, राष्ट्रीय भाषा। हिंदी को आप हिंदी ये लिखिएगा क्योंकि लैंग्वेज है ये, हिंदी है। तो भारत का राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी है। तो राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी है। तो ये आपका जीके के अंदर भी चला गया। तो ये था आपका जाके होमवर्क, जो वर्ड मीनिंग था, और उसके बाद दो कवायद से लिया गया था, और उसके बाद ट्रांसलेट के ऊपर था। आप लोग अपना मैचिंग कर लीजिएगा। आगे दो इंग्लिश का भी दिया गया था। तो जैसा कि मैंने इंग्लिश के अंदर बताया था कि आप लोगों को इंग्लिश का जो सेंटेंस रहता है बना हुआ आपका सिंपल सेंटेंस पॉजिटिव में, तो इस तरीका से रहता है सिंपल सेंटेंस। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट चाहिए, है ना। सब्जेक्ट यानी जो काम करेगा, वर्ब जो चीज़ होगा, है ना। और ये यहाँ पे आपका कुछ भी हो सकता है, जिस पे होगा, चाहे कोई चीज़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसमें दो पार्ट रहता है। तो खैर इसको छोड़िए, अभी हम लोग इस पे फोकस करेंगे सब्जेक्ट वर्ब पे, है ना। और जब वही हिंदी और उर्दू की बात करते हैं तो इसमें क्या रहता है? सब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, यानी ये अदर वर्ड रहेगा, तब जाके आपका वर्ब आता है। तो ये उल्टा चलता है। तो वही चीज़ हमको यहाँ पे भी करना। तो सब्जेक्ट है तो इसका मतलब है कि जैसा वैसे उसको उतार देंगे। तो आई का आप हिंदी में लिख सकते हैं यहाँ पे मैं, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे से हमको ऑब्जेक्ट लेना। तो इंग्लिश बनाने के लिए क्या करना, उल्टे साइड से आप चलिए, है ना। तो उल्टे साइड से चलिएगा, और मैंने आपको रूल बताया था कि आपका एपोस्ट्रोफिस एस हो या ऑफ हो। एपोस्ट्रोफिस एस या ऑफ हो, उसके बाद आपका नाउन आएगा, उससे पहले नाउन आएगा। अगर ऐसा कंडीशन बन रहा तो इसका मतलब है कि ये पूरा वर्ड है, एक है। जब एक वर्ड है तो ये सेम टू सेम उतरेगा, है ना। ये चीज़ मैंने बताया था। तो यहाँ देखिए एपोस्ट्रोफिस एस का यूज किया गया, तो इसका मतलब है कि अहमद और नाइबर, ये दोनों चीज़ एक ही वर्ड आ गया। जब ये एक वर्ड है तो इसका मतलब है कि ये यहाँ से यहाँ तक आपका एक वर्ड आ गया, इसका मतलब इसको सेम उतारेंगे। तो अहमद है, तो मैं अहमद। अब यहाँ पे का के की यूज कर सकते, तो लड़का है तो यहाँ पे लड़का के लिए का यूज कर। मैं अहमद का, नाइबर मतलब पड़ोसी, पड़ोसी। और एम का आ जाएगा हूँ, तो मैं अहमद का पड़ोसी हूँ। तो ये आपका बन के आ जाएगा। इसी को हम क्या करेंगे, उर्दू में भी कर सकते हैं। मैं वही सेम कंडीशन रहेंगे जैसे हिंदी बनाने के लिए सीख रहे हैं, सेम फॉर्मूला आपको उर्दू में भी अप्लाई करना है। तो मैं अहमद का, है ना, पड़ोसी।
पड़ोसी हूँ, मैं अहमद का पड़ोसी हूँ, तो ये आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे जब बढ़ते तो यहाँ पे भी वही सेम है फॉर्मूला। यहाँ पे द ताजमहल, मैंने दा का भी रूल बताया था कि आपको आर्टिकल का बना के बताया था कि आर्टिकल प्लस आपका आर्टिकल के बाद अगर आपका नाउन आ रहा है, ठीक है, तो ये एक ही वर्ड होगा, तो इसका मतलब है कि इसको सेम ही उतारना। एक वर्ड रहेगा तो पूरे को जहाँ पे उतरेगा तो साथ ही उतरेगा। तो द ताजमहल, तो द ताजमहल का हम क्या बनाएंगे, ताजमहल, है ना। और मैंने बताया था कि दा का अलग से कोई मीनिंग भी नहीं होता, ताजमहल। अब क्या करेंगे, उसके बाद उल्टा चलेंगे, तो यहाँ पे आगरा है तो आगरा लिखेंगे। अब इन का मतलब क्या होता, में होता, इज मतलब है ना, तो ताजमहल आगरा में है। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस बन के तैयार हो गया। उसी तरीका से उर्दू में भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे ताजमहल, ताजमहल मैंने बताया था कि साथ में लगा के भी लिख सकते हैं, ताजमहल आगरा में है। ये आप अपना मैचिंग कर लीजिएगा। तो ये आपका था जाके होमवर्क था जो क्लियर मैंने कर दिया। अब आज हम लोग क्या पढ़ने वाले, चलिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि आइडेंटिफाई ऑफ मेन वर्ब इन ए सेंटेंस। तो यहाँ पे मेन अभी आप लोगों को क्या करना था, यहाँ पे लाया गया है कि अंग्रेजी को समझाने के लिए। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो सेंटेंस फ्रेम होता है अंग्रेजी का, सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट के तौर पे होता है। तो हम सब्जेक्ट को बाद में देखेंगे, लेकिन पहले हम किसको देखेंगे, वर्ब को देखेंगे। तो देखिए वर्ब का मतलब क्या होता है, वर्ब का मतलब होता है कोई काम, है ना। और काम को याद किस तरीका से हम रख सकते हैं कि ये काम है, तो काम मतलब कोई चीज का होना, है ना। और इसके आखिरी में ये रहता है, तो इसमें वक्त लगता है, एक तरीका से समय से ये रिलेटेड है। ठीक है, तो वर्ब आता है, तो जब वर्ब आता है तो ये दो तरीका से वर्ब आता है। एक का नाम रहता है एच बी यानी हेल्पिंग वर्ब नाम रहता है, दूसरे का नाम रहता है एम बी यानी मेन वर्ब रहता है। तो मेन वर्ब को कई नाम से जाना जाता है, एच बी को भी आपको कई नाम से जाना जाता है, इसके कई पार्ट आता है, लेकिन हम उतना पार्टों में नहीं जाएंगे। हम अगर फोकस कर लेंगे कि हाँ वर्ब जो होता है बस दो ही होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है, दूसरा मेन वर्ब होता है। ठीक है, तो ये इस तरीका से अगर हम करेंगे तो अब हेल्पिंग वर्ब में किसको याद रख सकते हो, तो हेल्पिंग वर्ब में हम बस इतना को याद रखेंगे, इज एम आर को याद रखेंगे। दूसरा हम यहाँ पे रखेंगे यानी कि ये आपका प्रेजेंट के लिए दिखाएगा, दूसरा आपका ये पास्ट के लिए दिखाएगा। ठीक है, वर वर्ड दिखाएगा, वाज वर आपका पास्ट के लिए दिखा देगा। उसके बाद एक आता है पॉजेसिव यानी अधिकार दिखाने के लिए कि हाँ ये चीज उसका है या मेरा है या किसका है, किसी न किसी का तो होवे करेगा ना, अधिकार दिखाने के लिए। तो आपको ये याद रखना है कि ये आपका जो है आपका हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है, ये मेन वर्ब की तरह भी काम करता है जब ये सिंगल रहेगा तब, है ना। तो अब इसके लिए क्या करना है, तो मेन इसको फोकस और इसको फोकस करना है, तो इसका दो गो काम आता है ना। ये देखने में लगता है ये यानी कि इज एम आर वाज वर हैड हैज हैव। ठीक है, इस पे सबसे हम बात करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे से देखना है कि हाँ इसको याद रख ले, इज एम आर वाज वर, है ना, हैड हैज हैव, ये आपका हेल्पिंग वर्ब के अंदर आ जाता है। ठीक है, और इसका ही पार्ट है, टोटल 24 गो आता है, आपका मॉडल भी इसी के अंदर चला आता है। ठीक है, मेन वर्ब का मतलब क्या आ जाता है कि मेन वर्ब का यानी कि जहाँ से वर्ब का निर्माण किया गया, बेस फॉर्म को ही मेन वर्ब कहा जाता है, बेस फॉर्म भी इसको कहा जाता है, कई नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो यानी कि ये डायरेक्ट आपका, अगर जैसे मान लो इन दोनों में क्या अंतर है, अगर देखा जाए एक तरीका से थोड़ा सा किताबी ज्ञान से हट के अगर देखा जाए, अपना सेंस अगर लगा हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब में क्या अंतर आ सकता है, तो हेल्पिंग वर्ब ये देखिएगा कि अगर मान लीजिए कि ये चीज कहा है ना, अलग से इसको अगर देखेंगे सिंगल निकाल देंगे, इज तो है तो का है, ये आपका सवाल यहाँ पे अटका रहेगा। अगर वाज बोला गया तो था थे थी, तो का था थे थी, सवाल यहाँ पे पूछा जा सकता है, कोई चीज समझ में नहीं आ रहा, यानी कि ये क्या आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा। लेकिन अगर हम यहाँ पे लिख दिए रन, दौड़ो, है ना, रन मतलब दौड़ो, है ना, यहाँ पे लिखे स्लीप मतलब सो, तो यानी कि आपको बात समझ में आ गया कि हाँ दौड़ने के लिए कह रहा है, सोने के लिए कह रहा है। अगर हम यहाँ पे लिखे रीड यानी पढ़ो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ पढ़ने के लिए बोला गया है। तो ये मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, इस तरीका से हम यूजेस उसको रख सकते हैं। वैसे अर्थ निकालने के लिए जाएंगे तो सबका अर्थ आ जाता है, जिससे ये होना का सेंस देता है।
लेकिन हम सिंगल सिंगल अभी ऐसे हटा कर देख लेते, तो इस बेस से हम दोनों में अंतर कर सकते हैं। तो आज हम प्रॉपर मेन वर्ब को जानेंगे कि मेन वर्ब को किस तरीका से काम किया पहचाना जाएगा यहाँ पे। तो सिंपल सी बात है यहाँ पे, सेंटेंस ऑफ मेन वर्ब इन सेंटेंस, आइडेंटिफाई ऑफ मेन वर्ब यानी मेन वर्ब की पहचान, वर्ब इन में, वर्ब में है ना, वर्ब इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में, एक सेंटेंस में मेन वर्ब की पहचान कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे बोला गया वर्ब वन आ गया, मेन वर्ब इज कॉल्ड बेस फॉर्म एंड V1, V1 को ही कहा जाता है, मेन वर्ब भी कहा जाता है, बेस फॉर्म भी कहा जाता है और भी लेके जाता है। जैसे यहाँ पे कहा गया रीड यानी पढ़ो, है ना, गो, है ना, तो यहाँ पे मतलब कि ये आ गया, रीड आ गया पढ़ना, गो जाना, इट स्लीप, ये इस तरीका से मीनिंग आपका देगा। दूसरा वर्ब आ जाता है, ये ज़्यादातर ईडी वाला होता है और कुछ का सेम यानी 1 2 3 भी सेम होता है, लेकिन इससे पहले एच भी नहीं होता यानी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। एक चीज़ बता दिया गया यहाँ पे कि यानी कि V2 से पहले एच भी नहीं आता, अभी जो वहाँ पे बताए थे तो वो नहीं आएगा। आगे देखिए वर्ब 3 के बाद, ये भी ज़्यादातर ईडी वाला आता है, कुछ का सेम ही रहता है, सेम फॉर्मूला है यहीं पे, लेकिन इससे पहले एच बी होता है। तो एच बी, ये 3 को जो एच बी है ना, यही इससे पहले आएगा। जैसे अगर मान लो कि किसी का सेम आ गया, हमने यहाँ पे लिखा हैज़ कट, है ना, तो ये कट मतलब होता है काटना, तो कट 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 यानी ये V1 आ गया, V2 है, ये V3 है, तो ये सेम ही है। तो इसको अब कैसे ये किया जा सकता है, तो सेम ही आता है, तो यहाँ पे हैज़ जब लग गया तो इसका मतलब V3 है। अब यहाँ पे से आ रहा है, ठीक है, तो रीड गो इट स्लीप रन, है ना, बिफोर ING वाला होता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि ING वाला जो होता है वो बिफोर होता है, और उसके बाद जैसे यहाँ पे दे दिया रीडिंग गोइंग ईटिंग स्लीपिंग रनिंग, तो ये आपकी पहचान है, ING आ गया, इसका मतलब है कि ये बिफोर है ना। V5 यानी वर्ब 5, इसके अंत में SEIS आता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ रीड्स गोज इट्स स्लीप्स रन, तो ये आपका है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको पहचानना है, ठीक ना। अब चलिए हम वहाँ पर से देखते हैं, इसको हम अलग करके देखिए। अगर पहचान की बात अगर आपके पास आती है ना, तो वर्ब को पहचान कैसे करना, क्योंकि पहचान करना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्लास में हम जो है मेन वर्ब का मीनिंग क्या निकल के आता है उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो पहले आप इस क्लास में इसको पहचान लीजिए कि कैसे पहचाना जाएगा। तो सिंपल सी बात है, हेल्पिंग वर्ब आप निकाल दीजिएगा। हेल्पिंग वर्ब निकालने के बाद जो आपके पास वर्ब आएगा, है ना, तो उस वर्ब को किस तरीका से पहचानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वहां पे जाके आपका कि मेन वर्ब ही पहला काम, मेन वर्ब ही V1 होता है। ये चीज आपको याद रखना, मेन वर्ब भी क्या होता है, V1 होता है। जैसे अगर बोला गया रन, यहाँ पे बोला गया गो, यहाँ पे बोला गया काम, बोला गया लाफ, ठीक है, लाफ, जैसे बोला गया राइट, है ना, अगर बोला जा रहा है यहाँ पे आपका रीड, यहाँ पे बोला गया लुक, इस तरीका से आपका चलेगा। एब्यूज एडवाइस, है ना, सी, तो ये सब वाच, ये सब का आपका क्या है, मेन वर्ब है। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि यानी V1 होता है। अब देखो V1 में क्या कहा जाता है, S या ES को जोड़ा जाता है। अगर इसके साथ S या ES लग गया के, जैसे रन है, ये रन से अगर रन्स बना हुआ है, S लग गया के, तो इसका मतलब है कि ये V5 है। कौन सा वर्ब है, 5 है, ठीक है। अभी सिर्फ इसमें पहचानना है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके अर्थ के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि हमको पहले पढ़ने के लिए सही से समझ अर्थ मीनिंग और जान लेना, तब ट्रांसलेट के ऊपर वहाँ पे ज़्यादा वाला एडवांस लेवल का लेंगे। तो यहाँ पे ये आ गया, रन्स आ गया, जैसे गो है तो ये बना क्या, अगर है गो का गोज, तो देखिए लास्ट में ES आया ना। उसके बाद कम है ना, तो कम से बन गया। उसके बाद आके जैसे प्ले का ले लेते हैं, प्लेज, S लग गया, है ना, लुक्स, रीड्स, ये आपका देख लिए SR लगा हुआ। अब सवाल ये आ रहा है कि सर हम क्या करेंगे, ये तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि S कहाँ पे लगाना है, ES कहाँ पे लगाना है। तो कुछ थोड़ा सा ये देख लीजिए, ये ES के लिए है, ठीक है, ES के लिए है। अगर आपको देख लीजिएगा लास्ट में अगर आ गया आपका CH तो ES जोड़ देना, अगर आपका आ गया S तो क्या करना है, वहाँ पर डबल S आ गया तो यही जोड़ देना,
ठीक है ना। अगर आपका SH आ गया तो यही जोड़ देना, O आ गया तो आपको यही जोड़ देना, ठीक है। इतना हो गया, CH भी यही आ गया, S भी आ गया, SH आ गया, O आ गया, है ना। तो ये आपको अगर लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्ब में यानी V5 बनाना है तो ES जोड़ेंगे, और नहीं तो S जोड़ के हम वहाँ पे रखेंगे, ठीक है। चलिए, ये आपका V1 V2 तो समझ गए। उसके बाद आपका क्या आता है, V1 V5 देख लिए, अब V4 हम देखेंगे। अब बोलिएगा सर 2 3 को गोल कर दिए, डायरेक्ट 5 पे चले आए, ये 4 पे चले आए, 1 से 5 पे गए, फिर 4 पे चले आए। तो जो पहले आसान होता है ना, पहले हम उसको माइंड में रख लेंगे, बाकी को हम इस तरीका से अभी कैसे करेंगे देख लीजिए। तो V4 होगा तो ING लगा हुआ रहेगा, यानी V1 में ING आके लग जाता है, तो ये सिर्फ ING आप देखिएगा तो इसका मतलब V4 आपका हो गया। अब यहाँ पे से ये आता है कि आपका V2 का सर जी डिमांड कीजिए, तो आपको तो पहले ही बता दिए कि V2 के लिए क्या करना पड़ेगा, लास्ट में ED होगा, चाहे सेम भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसको सेंटेंस में पहचानने के लिए फिर टाइम एक्सप्रेशन देखना पड़ेगा, तो उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे जब टेंस पढ़ेंगे। तो उसके बाद V3 का बात करेंगे, तो ये भी ये होता है। हाँ, दूसरा पॉइंट इसमें रखना है कि इसके साथ जो रहता है H भी नहीं रहता है। उसके बाद V3 के साथ क्या रहता है, ये भी ED वाला रहता है, नंबर 1। दूसरा पॉइंट यहाँ पे रहता है कि ये जो रहता है ना, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है, यानी एक 3 गो बॉडीगार्ड रहता है। 3 बॉडीगार्ड को आप याद रख लीजिएगा, आपको देख लेना है। ये तीनों में से कोई झलक गया तो समझ लीजिएगा कि आपका वर्ब जो इसके बाद आया है इसका मतलब है कि वो V3 है। अगर ये नहीं है, ED वाला है, आप समझ जाइएगा कि हाँ वो V2 है, ठीक है ना। बात समझ में आते हैं। माने के एतबार से देखिए लफ्ज की 3 किस्में होते हैं। माने के एतबार से लफ्ज के कितने किस्में होते हैं, तो 3 किस्में होते हैं। माने के एतबार से लफ्ज के 3 किस्में होते हैं। तो पहले किस्में का लफ्ज का ये पहले किस्में है लफ्ज हकीकी। हकीकी मतलब एक तरीका से हकीकत, सच में, यानी कि ऐसा लफ्ज माने। अब लघु माने क्या होता है, यानी कि ऐसा लफ्ज जिस माने के लिए जिसको बनाया गया वही माने इस्तेमाल में आता हो, तो वो हकीकी है। जैसे यहाँ पे दिया गया वह लफ्ज जो अपने असल मतलब के लिए इस्तेमाल किया जाए, यानी जिस चीज के लिए उसको बनाया गया। जैसे मान लीजिए कलम है, और कलम को हम कलमी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो हकीकी चीज है, यानी हक है, सच है। उसके बाद देखिए लफ्ज मिजाजी क्या होता है, कि वह लफ्ज जो अपने इस माने में ना इस्तेमाल किया जाए जिसके लिए वो बनाया गया, ठीक ना। तो यानी कि अपने लिए ना करके दूसरे के लिए इस्तेमाल हो जाता है, तो उसको कहते हैं। अभी सिर्फ डिफिनेशन यहाँ पे आप देखें, अभी हम यहाँ पे इसके बाद जो PPT आपका पेज आने वाला है उस पर आपको वहाँ पे मिसाल से हम समझा रहे हैं कि वह लफ्ज जो अपने माने में ना इस्तेमाल हो, ना किया जाए, बल्कि दूसरे मतलब कि जिसके माने वो बनाया गया, तो ये आपका मिजाजी हो जाएगा। अब लफ्ज इस्तिलाही क्या आता है, वह लफ्ज जो असल माने से हट कर दे। ये तो यहाँ पे तो सिंपली सी बात कह दिया कि वह लफ्ज जो असल माने से हटकर किसी दूसरे माने में इस्तेमाल किया जाए। असल माने को छोड़ दिया, डायरेक्ट के स्किप कर दिया, खत्म कर दिया, दूसरा माने को अपना लिया। जैसे आप लोग नहीं देखे होंगे इस्तिलाह, एक तरीका से आप समझिए कि हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे क्या, बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास में क्या होता है, वो अपने आप को छोड़ देता है ना, अर्थ को छोड़ के तीसरा अर्थ दे देता है, दूसरा अर्थ देता है। सेम वैसे ही यहाँ पे इसको आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे से समझते हैं। तो एक साइड हमने यहाँ पे लिया हकीकी लफ्ज, दूसरे साइड लिया हमने मिजाजी लफ्ज, इस्तिलाह है ना, इस्लाही लफ्ज। अब देखिए यहाँ भी चांद है, यहाँ भी चांद है, यहाँ भी चांद है, तो देखने में तो सब सेम ही लग रहा है। अब यहाँ पे माने का फर्क आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए जुमला जो बना कि चांद जमीन के गिर्द गर्दिश करता है, यानी चांद जो है ये जो आपका सूरज के चौड़े और क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो ये चांद का तो ग्रह है, एक सैयारा है, तो ये इसका काम तो जिस लफ्ज के लिए बना चांद वही काम कर रहा। तो यहाँ पे चांद जो है ना, ये हकीकत में हकीकी माने हो गया। यार तो मेरा चांद है। अब चांद देखिए यहाँ पे क्या बताया गया, चांद किसको बताया गया, यार को बताया गया। तो ये क्या किया गया कि चांद की तरह दिखा जा रहा।
तो ये जो आपका होता है मिजाजी माने, तो एक दूसरे के मतलब उसी के माने में चेंजिंग किया जाता है, उसी के तरह हूबहू बनाया जाता है। यार तो मेरा चांद है, इसका मतलब चांद मतलब यहाँ पे क्या किया गया, खूबसूरत दिखाया गया, चांद खूबसूरत है उसके अकॉर्डिंग वहां पे माने को दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये मिजाजी माने चांद हो गया। अहमद ईद का चांद है, अब देखो अहमद ईद का चांद है, तो ये इस्लाही माने ये एकदम से हट गया। ठीक है ना, तो ईद का चांद यहाँ पे से एक तरीका से यहाँ पे माने जो दिया गया इस्लाही माने हो गया, क्योंकि ये अपना माने को डायरेक्ट ही छोड़ दिया, है ना। अब अहमद को ईद का चांद बता दिया गया, है ना। तो ये आपका इस्लाही माने के अंदर। अब देखिए यहाँ पे शेर, यहाँ भी शेर है, फिर यहाँ भी शेर है, फिर यहाँ भी शेर है। तो अब देखो शेर जो होता है जंगल का राजा है, तो ये इसका मतलब शेर जंगल का राजा। यहाँ पे जो जानवर के बारे में बात हुई, शेर जानवर के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया, यह हकीकी माने है, मेरा बेटा शेर है। अब यहाँ पे शेर मेरा बेटा है, तो इसका मतलब बहादुरी का दिया गया, शेर की तरह मिसाल दिया गया, तो है ना। तो ये आपका मिजाजी माने हो गया। तो है ना, तो शेर है तो अहमद सवा शेर है, यानी कि शेर से भी क्या कर दिया गया, उसको भी एक्स्ट्रा बना दिया गया, माने को एकदम हटाइए दिया गया। बोला कि चलो ठीक है, तुम शेर अपने आप को मान रहा है ना, तो ये क्या अहमद क्या सवा शेर है। तो ये यहाँ पे जो इस्तेमाल हुआ ये आपका इस्लाही माने हो गया, वहां पे ये आ गया। यह दरवाजा लोहे का है, तो लोहे का लोहा आपका क्या है, धातु के अंदर चला गया। तो अब यहाँ पे ये क्या है कि जिस चीज के लिए बनाया गया वही के लिए इस्तेमाल हो गया, तो यह हकीकी हो गया। हमारे वतन के जबान लोहा है, तो हमारे वतन के जबान जो वो क्या है, वो लोहा है, तो ये आपका मिजाजी माने है। सलमान इम्तिहान में कामयाबी के लिए लोहे के चने चबा रहा। अब यहाँ पे माने क्या हो गया, एकदम से माने हटिए गया, है ना। माने एकदम से हट गया, यानी कि लोहे के चना चबाना, यानी जो पॉसिबल ही ना हो, है ना, जो पॉसिबल ही ना हो। चलिए, है ना, जैसे कि नवेले ने सांप का सर खा लिया, तो नवेले यानी जो नवेले जो का कर दिया, सांप का सर को खा गया, तो ये बेजाब्ते सर के लिए जिस तरीका से बनाया गया उसी का यूज हुआ, तो यह हकीकी माने। आज स्कूल में बच्चे ने सवाल पूछ पूछ कर मेरा सर खा गया, है ना, तो सर यहाँ पे खा गया ऐसा थोड़ी है, ये तो आपका मिजाजी माने के अंदर आ गया, उसके लिए नहीं इस्तेमाल किया गया। हम अपने वतन की मिट्टी के सर पर के लिए सर पर कफन बांध लिए, है ना। हम अपने वतन की मिट्टी के, है ना, लिए सर पर कफन बांध लिए, तो यहाँ पे के लिए छूट गया, चले सर पर कफन बांध लिए। तो अब यानी कि मौत को एक तरीका से गले लगा लिए, यहाँ पे अर्थ ये चीज इस तरीका से सेंस में वहां पे जा रहा है। तो ये होता है हकीकी और मिजाजी और इस्लाही माने के अंदर। हकीकी माने क्या होता है कि जिस लफ्ज को जिसके लिए बनाया गया उसी के लिए इस्तेमाल जब किया जाता है तो वो हकीकी होता है। दूसरी बात यह है कि मिजाजी माने हम कैसे याद रख सकते हैं, फर्क समझ सकते हैं कि ये आप उसकी तरह करार दे देना, है ना, यानी हकीकी माने के जैसा समझना, के जैसा, एक तरीका से हम ऐसे याद रखते हैं के जैसा, यानी कि मिजाजी माने को क्या करना है, यानी कि हकीकी माने के जैसा समझना है। जैसे यहाँ पे बोला ना कि चांद जमीन के गर्दिश से गिर्द गर्दिश कर रहा, तो ये चांद रह गया हकीकी। यार मेरा तो चांद है, तो चांद यार है, यार को किसके तरह बनाया, चांद की तरह बनाया, यानी के जैसा बनाया। शेर जंगल का राजा है, तो मेरा बेटा शेर है, तो यानी बेटा को क्या बनाया, शेर के जैसा बना दिया। उसके बाद है ना दरवाजे का, है ना, यह लोहे का दरवाजा है। अब यहाँ पे हमारे वतन के जवान यहाँ लोहे के जैसा बता दिया, है ना, सर खा लिया, यहाँ पे सर को क्या एक तरीका से उसके जैसा बता दिया गया। अब लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे डायरेक्ट मीनिंग हटा ही दिया गया है, उसको बना दिया गया। क्या है, अहमद ईद का चांद, एकदम से मीनिंग को हटा ही दिया गया, है ना। चलिए, यहीं पे उसी तरीका से शेर है तो शेर का सब शेर बना दिया गया, ये एक्स्ट्रा मीनिंग आप अपने मन से एडवांस कर दिया। लोहे के यहाँ पे चना के बारे में बात कर दिया जो पॉसिबल नहीं है। चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे एक तरीका से और भी लफ्ज के दो अकसाम आते हैं। एक अकसाम का नाम है आपका लफ्ज की दो अकसाम, एक तरीका से और आता है मुस्तकिल, दूसरा का नाम है गैर मुस्तकिल।
तो मुस्तकिल लफ्ज वो होता है जिस लफ्ज को हम लोग क्या करते हैं, जिसका माने होता है, जिसका अपना पूरा माने होता है। जैसे दरिया हो गया, पहाड़ हो गया, अच्छा, सहरसा, सिटानाबाद वगैरह। यहाँ पे कलम, मोबाइल, जो भी आपके आसपास दिखाई दे रहा है वो सारा का सारा मुस्तकिल लफ्ज है। अब गैर मुस्तकिल लफ्ज क्या होता है? वह लफ्ज होता है जो अपनी जैसे कोई माने ना रखता हो, है ना, बल्कि वह लफ्ज और जुमले की तरकीब में मदद करता है। यानी जब लफ्ज को और जुमले को बनाया जाता है तो उसमें मदद करता है। अब जैसे यहाँ पे रह गया अहमद और यहाँ पे लिखा गया भाई, तो अहमद भाई, है ना, तो ये अर्थ अलग दे दिया। लेकिन यहाँ पे जब ये तरतीब लगा अहमद का भाई, तो पता ये चला कि अहमद का भाई है। नहीं तो अगर इसको हटा देंगे तो लगेगा कि यहाँ पे क्या आ रहा है, अहमद भाई, अहमद ही भाई है। इसलिए वहाँ पे उसको वैसे लफ्ज को किस में रखा गया, गैर मुस्तकिल के अंदर रखा गया। जैसे यहाँ पे पर, ने, मैं, का से, इसका कोई अपना अर्थ नहीं होता अलग से। उसके बाद आगे देखिए, निसाबी कायदा नवैशी ने कलमा की 3 किस्में लिखी है। कितने किस्में? 3 किस्में लिखे, इसम फेल और हुरूफ। लेकिन माहिरीन लिसानियात वे कवायद कायदा, है ना, कवायद इस तकसीम को, है ना, नाकिस समझते, यानी मतलब कि उससे एग्री नहीं है, मान नहीं रहा, इसलिए इसको तर्क कर दिया गया, इसको छोड़ दिया गया, है ना, कि एक जो है ना कलमा के 3 किस्में हैं, इसको छोड़ दिया गया, उसको नासिक समझा गया तरीका से। यानी कि ये मुकम्मल नहीं है, अधूरा है। नासिक मतलब एक तरीका से माने अपना नहीं देता हो, वो अधूरा रह जाएगा, जिसका कोई अर्थ नहीं रहता। तो दोनों के अंदर ये चीज आपका याद रखना, मुस्तकिल गैर मुस्तकिल, और ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं और क्या बचा हुआ। यहाँ तक तो आ गया है। हाँ, अब देखिए यहाँ पे एक नया चीज इसमें आप लोगों के लिए ऐड किया गया है कि विद जीके के साथ ही क्या करना, वोकैबुलरी को डेवलप करना एंड ट्रांसलेशन प्रैक्टिस भी करना है। तो ये चीज आप लोगों को क्या रहेगा कि यहाँ पे इस एक क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, जीके को हम इस तरीका से कंटेंट बना के आप लोगों को देंगे और बता देंगे, पढ़ाने के बाद क्या करेंगे, अब आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर जो आपको वोकैबुलरी इसका बनाना है, मीनिंग निकालना, ट्रांसलेट भी इसको करना है। यानी कि एक तरीका से इसी को पैराग्राफ को हम होमवर्क की शक्ल में दे देंगे एक्स्ट्रा के तौर पर। ठीक है, अब फिर जाके दूसरे क्लास के अंदर जब होमवर्क दे देंगे तो दूसरे क्लास के अंदर फिर हम उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे और आप लोग अपना मैचिंग कीजिएगा। तो यहाँ पे लेके आया गया, जैसे देखिए, तो यहाँ से हम जीके के साथ ही वोकैबुलरी को भी डेवलप करेंगे। ठीक है, तो ये जितना भी वर्ड यहाँ पे दिया हुआ ना, तो इसको हम क्या करेंगे, जिसका अर्थ है ना, अर्थ वाले का मीनिंग निकालेंगे, बाकी जिसका अर्थ नहीं है उसका मीनिंग हम लोग उतना नहीं देखेंगे। ठीक है, कुछ बेकार जिसका अर्थ नहीं है उसका भी कुछ देखेंगे, लेकिन सबका नहीं देखेंगे। किसका देखना है वो हम अपने अकॉर्डिंग बता देंगे कि किसका देखना जरूरी है, किसका देखना जरूरी नहीं है। तो हम लोगों को क्या करना है, विद जीके के साथ ही वोकैबुलरी और ट्रांसलेशन का प्रैक्टिस भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे जीके पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास के अंदर तब इसको हम सोल्व करेंगे, आपको होमवर्क की शक्ल में उसको देंगे हम। तो बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। तो बिहार भारत के किस भाग में स्थित है ना, तो ये आपका रह गया जाके ना, ये आ गया उत्तर, दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम, ये इस तरीका से है। तो इस एरिया में क्या है, बिहार आपका है। तो वही चीज बोल रहा है कि भारत जो है ना उत्तर, वैसे माना जाएगा उत्तर पूरब, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं उत्तर पूरब, क्योंकि ये बीच का हिस्सा जो होता है ना, तो ये उत्तर पूरब कहलाता है। ये आपका कहलाता है उत्तर पश्चिम, ये पश्चिम दक्षिण कहलाता है, ये क्या दक्षिण पूर्व कहलाता है। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पे भारत के पूर्वी भाग, भारत किस भाग में स्थित है, पूर्वी भाग में स्थित है। अब पूरब को क्या कहते हैं वो तो आपको कल करना है, तब हम आगे बताएंगे। अभी यहाँ पे सिर्फ हम हिंदी पढ़ के बता देंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको सोल्व करेंगे। बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। बिहार किस भाग में स्थित है, भारत के, तो पूर्वी भाग में। इसकी आकृति की बात करें तो ये आयतकार है। कैसी आकृति है इसकी, आयतकार है ना, जिसकी स्थापना, यानी किसकी, बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी। तो पहला पॉइंट ये बताया गया कि भारत के पूर्वी भाग में स्थित है ना, बिहार जो भारत के पूर्वी भाग में स्थित है, जिसकी आकृति आयतकार है, जिसकी स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी। अब देखिए अगला पॉइंट है कि इसलिए प्रत्येक वर्ष, हर साल
22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। तो हर साल बिहार दिवस कब मनाया जाता था? 22 मार्च को मनाया जाता। क्यों मनाया जाता 22 मार्च को बिहार दिवस? क्योंकि 22 मार्च 1912 को ही, मार्च के महीने में ही बिहार की स्थापना की गई थी। आगे देखिए, पहले उड़ीसा और झारखंड बिहार का ही भाग था, यानी कि उड़ीसा और बिहार क्या था? उड़ीसा और झारखंड क्या था? बिहार का ही भाग था पहले। लेकिन 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा, कितने अप्रैल को? 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा, और 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हो गए। क्या बताया गया कि बिहार, उड़ीसा और झारखंड जो बिहार का पहले से ही हिस्सा था, है ना, पहले भाग था, लेकिन 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हो गया, और 15 नवंबर 2000 को जो है आपका झारखंड अलग हो गया। इसका क्षेत्रफल, किसका? बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। उसके अब, है ना, उसके बाद लंबाई, तो लंबाई कैसे नापेंगे? ये आपका लंबाई उत्तर से दक्षिण, ये आपका लंबाई होता है। उत्तर से दक्षिण को जो है ना क्या लंबाई बोला जाता है। तो ये तो आपका है ना, तो बिहार के यहाँ से यहाँ तक उत्तर से दक्षिण देखा जाए, ये लंबाई होता है। तो यह है 345 किलोमीटर तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक अगर इसका डिस्टेंस देखा जाए, दिशा देखा जाए, तो उत्तर दक्षिण की लंबाई जो होती है वो 345 किलोमीटर है। चौड़ाई की बात यहाँ पे, चौड़ाई मतलब ये आपका आ गया पूर्व से पश्चिम, है ना, या पश्चिम से पूरा, जो बात कर देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व। तो ये आपका क्या होगा? 483 किलोमीटर, है ना, कितना? 483 किलोमीटर। औसत ऊंचाई की बात हो रही, तो औसत ऊंचाई कहाँ से नापा जाता है? तो समुद्र तट से। कहाँ से? समुद्र तट से। तो औसत ऊंचाई समुद्र तट से जो है कितना है? 52.73 मीटर है। ठीक है, तो ये समुद्र तट से कितना है औसत ऊंचाई? 52.73 मीटर है। तो ये था आपका, यहाँ पे से कई सवाल सॉल्व किया गया है। अगर आप बोलिएगा तो इसमें मतलब कि जैसे मान लीजिए इसमें कितना पॉइंट का डिस्कस किया गया। पहला तो बोला गया यहाँ पे पूर्वी भाग है, एक पॉइंट ये हो गया, इसकी ये दूसरा पॉइंट आ गया, इसकी जो है स्थापना ये आ गया था आपका, यहाँ पे तीसरा पॉइंट बन गया। उसके इसलिए प्रत्येक वर्ष बिहार दिवस मनाया जाता है। चार चार क्वेश्चन सोल्व है ना। पहले बिहार झारखंड का ही हिस्सा था, ये भी बात बनेगा, लेकिन यहाँ से मेन सवाल रहेगा 1 अप्रैल 1936 को, ये आपका 5 हो गया। उड़ीसा 15 नवंबर को यहाँ पे स्थित, ये आपका 6 सवाल हो गया, अलग हो गया। इसका क्षेत्रफल यहाँ पे, तो ये 7 हो गया। उसके बाद यहाँ से देखिए लंबाई कैसे नापा जाता है उत्तर से दक्षिण, ये भी पता चल गया आपको। उसके बाद ये आपका 7 के बाद 8 हो गया। चौड़ाई आपका देख लिए कैसे नापा जाएगा, है ना, तो ये आपका 8 के बाद 9 आ गया औसतन। यहाँ पे समुद्र से 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पे जीके का दिया गया है, जो बिहार से रिलेटेड था। और इसमें और भी अगर मतलब एक्स्ट्रा करने का जरूरत है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हाँ सर जीके के लिए प्रैक्टिस के लिए और भी आप अटैच करके लेकर आइए, इतना कम से काम नहीं चलने वाला, ज़्यादा की ज़रूरत है। तो उसमें हम आगे जैसा मिलेगा आप लोगों का कमेंट सेक्शन में, वैसे उसके अकॉर्डिंग और कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, ये था आज का क्लास था, ये आप लोगों को होमवर्क के लिए दिया गया। देखिए कि मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये अंग्रेजी का बहुत मशहूर सेंटेंस है, तो द ऑनेस्टी इज द, है ना, ऑनेस्टी इज द, है ना, ऑनेस्टी क्या है? बेस्ट पॉलिसी होता है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। इसके अंदर अब ये ईमानदारी आपको किसके तहत होना चाहिए? अपने आप के तहत होनी चाहिए। तो जो होमवर्क दिया जा रहा है ईमानदारी से आप उसको नोटबुक में होमवर्क को क्या कीजिए, उसको नोट करके होमवर्क बनाइए। बनाने के बाद नेक्स्ट क्लास जब आपको मिलता है तो उसमें आप अपना होमवर्क को मैच कीजिए। कितना स्क्वायर आ रहा है, हम बार बार कह रहे हैं कि आपका कितना स्क्वायर बन रहा है, तो आप लोग स्क्वायर अपना पुटअप करें कमेंट सेक्शन में, है ना, तो हमको भी पता चलेगा कि हाँ आप लोग सही में अपना मतलब प्रैक्टिस कर पा रहे हैं और अपना यहाँ पे पुटअप कर रहे हैं, तो कितने अंदर आपके अंदर ये होगा। ठीक है, चलिए, ये आपका था, जिसको सेम टीचर यहाँ रख दिया गया कि आपको इसको उर्दू करके लेकर आना। यहाँ पे 2 उर्दू का सवाल आ गया। ठीक है, चलिए
आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।